हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था वो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नीट 2026 के लिए। उसके कुछ टॉपिक हमने पहले देख लिए हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो क्या है, राइबोसोम। तो आज हम राइबोसोम को पढ़ेंगे। देखो राइबोसोम के बारे में क्या लिखा हुआ है। राइबोसोम आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेट। देखो इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो देखो एनसीईआरटी क्या बोले कि जो राइबोसोम है वो क्या है, आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर है? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि सबसे पहले इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया गया एज अ डेंस पार्टिकल। किसके फॉर्म में? डेंस पार्टिकल की फॉर्म में। और ये ऑब्जर्व किया किसने था? बाय जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट नाम के एक महान आत्मा थी, एक साइंटिस्ट था। उसने कब किया? 1953। देखो क्या बात ध्यान रखनी है, इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले मैं साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, क्योंकि प्रीवियसली भी साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन आया हुआ है। एक टेबल बना के क्वेश्चन पूछा था आपसे कि यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम थे और यहाँ पे उनने जो फंक्शन किए, किसकी डिस्कवरी की, जो जो उन्होंने किया था वो दिया हुआ था। तो उनको मैच द कॉलम का कैसे पूछा था। तो उसमें हमसे पूछा जा सकता है कि जॉर्ज पैलेट ने किसकी डिस्कवरी की। तो हमें बताना होगा कि जॉर्ज पैलेट ने मैम राइबोसोम की डिस्कवरी की। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है। ईयर भी पूछा जा सकता है, तो ईयर में ध्यान रखना कब की थी मैम? 1953 में की थी। कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया था? ये हमने बहुत बार पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही, इन्वेंशन के बाद ही क्या हुआ था कि हमने सेल को स्टडी किया था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या होता है कि हम बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को देख सकते हैं। जो माइन्यूट चीज़ें होती है ना, वो भी हमें विजिबल हो जाती है। तो मैम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद में डेंस पार्टिकल की फॉर्म में जॉर्ज पैलेट नाम का एक साइंटिस्ट था, एक महान आत्मा थी। उसने क्या किया था? 1953 में सबसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था किसको? राइबोसोम को। एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है राइबोसोम में। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है फर्स्ट लाइन से जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, जो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है मैम, इतना हमें समझ में आ गया। उसके बाद में देखो क्या लिखो एनसीईआरटी में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। देखो अगर हमसे पूछा जाए कि मैम राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, तो हमें ध्यान रखना एक तो होता है, देखो जो आरएनए होता है ना, हम पढ़ेंगे आरएनए, डीएनए, आरएनए से जो हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आरएनए जो होता है वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप के आरएनए होते हैं। एक तो होता है आरआरएनए, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए। आरआरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो गया। ठीक है। अब देखो एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए क्या होता है मैम? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। तो जो राइबोसोम है मैम, जो राइबोसोम है वो किससे मिलकर बना हुआ मैम? राइबोसोम में एक तो आएगा मैम आरआरएनए, एक मैम हम इसमें ऐड कर देंगे प्रोटीन। तो ये दोनों चीजें मिलके आरआरएनए और प्रोटीन मिलके क्या बना लेती है मैम? राइबोसोम बना लेती है। तो वही एनसीईआरटी बोल रही है कि राइबोसोम का कंपोजिशन क्या है, राइबोसोम किससे मिलकर बना हुआ है मैम? तो राइबोसोम मिलकर बना हुआ है आरआरएनए से। ये रहा, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरआरएनए एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। और राइबोसोम के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। हमने देखा था कि जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिला था। और हमने ये बात पढ़ी थी कि मैम हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। राइबोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। नॉट एनी मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन राइबोसोम। तो इसलिए क्या है कि मैम जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट था। बट हमने ये भी देखा था कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो 3-4 बातें ध्यान रखिए कि मैम राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज पैलेट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने की थी 1953 में की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद में हम एक डेंस पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर को देखा। एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है मैम जो राइबोसोम होता है उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। मैम जो राइबोसोम होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक आरआरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, और मैम एक कुछ उसके साथ में प्रोटीन ऐड कर देते हैं। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में क्या ध्यान रखना है मैम? उसके बाद में ध्यान रखना है कि द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s। ये हमने ध्यान रखना है कि मैंने बताया ना राइबोसोम 2 टाइप का होता है। एक तो यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम बोल रहे हैं मतलब ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। ओके मैम। एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। मैम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोल रहे तो मैम ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। मैम यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80s, ये ध्यान रखना है। मैम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70s, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है मैम जो 80s राइबोसोम है ना वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना। मैंने बताया था आपको एनसीईआरटी में डायग्राम जो राइबोसोम ऐसे एक बर्गर लाइक स्ट्रक्चर सी होती है। तो इसकी 2 सब यूनिट होती है। एक तो होती है लार्ज सब यूनिट,
एक होती है स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल नीट 2025 का भी जो पेपर हुआ है उसमें राइबोसोम से क्वेश्चन आया है, तो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर राइबोसोम से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये प्रीवियसली क्वेश्चन आया हुआ है राइबोसोम से। और स्मॉल सब यूनिट होती है मैम एक, ठीक है मैम जो 80S राइबोसोम है ना उसकी लार्ज सब यूनिट होगी 60S की, और मैम जो स्मॉल सब यूनिट होगी वो होगी 40S की। अब इनको ऐड मत करना, बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम 60 और 40 मिलके तो 100 होते हैं, तो इनको ऐड करना नहीं है, ये ऐड करके नहीं बताना अपने को 80S। ये एस जो है इसका एस आपको पता चलेगा, ये सैडबर्ग कोफिशिएंट, सैडबर्ग कोफिशिएंट, और ये कहीं ना कहीं डेंसिटी को मेजर करता है। तो इनको ऐड मत कर देना प्लीज़ कि 70 और 40 में, सॉरी 60 और 40 में क्या होता है 100 होता है, तो 80 कैसे हो रहा है, इनको ऐड नहीं करना, ये इसकी सब यूनिट है ही। तो मैम सबसे पहले हमने क्या देखा मैम, हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम तो 70S है, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S है। फिर हमने देखा कि मैम जो राइबोसोम होता है 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्ज होती है मैम, एक स्मॉल होती है। 80S की जो मैम लार्ज सब यूनिट है वो तो 60S है मैम, और जो स्मॉल सब यूनिट है वो कितनी है मैम 40S है। वैसे ही, और इनको ऐड नहीं करना, वैसे ही जो 70S राइबोसोम एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसकी जो लार्ज सब यूनिट होगी वो तो होगी 50S, और जो स्मॉल सब यूनिट होगी वो कितनी होगी 30S होगी। तो ध्यान रखना है 70S की 2 सब यूनिट ध्यान रखनी 50S और 30S, और 80S की 2 सब यूनिट ध्यान रखनी 60S 40S। इसी पे ही क्वेश्चन था, PYQ था ये 2025 का, इस सब यूनिट पे ही क्वेश्चन पूछा था कि कौन से राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट होती है, 80S की कौन सी सब यूनिट होती है और 70S की कौन सी सब यूनिट होती है। इसी में एग्जामिनर ने कन्फ्यूज किया था, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो एनसीईआरटी से थोड़ा सा छोटा पैराग्राफ है, ज़्यादा राइबोसोम के बारे में कुछ डिटेल में है नहीं, हमें अच्छे से हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि कोई भी गलती ना हो हमारे एग्जाम में। देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिया कि द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S, हमने देख लिया कि मैम यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S है और वही प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितने मैम 70S है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, कितनी सब यूनिट होगी 2 सब यूनिट होगी, एक तो की लार्जर और एक होगी स्मॉलर। फिगर 8.9, अब फिगर 8.9 देख लो किसका राइबोसोम का है, ये देखो ये जो यूनिट दिखाई है ये तो है स्मॉल सब यूनिट, और ये जो पर्पल में यूनिट दिखाई हुई है ये कौन सी सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट। और फिर ये दोनों यूनिट जब ऐड हो जाएगी तो पूरा बन जाएगा राइबोसोम, ये तो होगी बड़ी वाली लार्ज सब यूनिट और ये छोटी वाली होगी स्मॉल सब यूनिट। तो ये डायग्राम है, हमें ध्यान रखना है किसका डायग्राम है, राइबोसोम का डायग्राम है। 2 नाम दिए, एक तो लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट ऊपर लिखी हुई है, ज्यादा डार्क पर्पल से बनाई हुई है, और स्मॉल सब यूनिट को पिंक से बनाया हुआ है, ठीक है मैम। फिगर भी देख लिया हमने, 2 सब यूनिट होती है ये भी देख ली। द 2 सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम आर 60S एंड 40S, हमने अभी देखा कि मैम 80S राइबोसोम की 2 सब यूनिट है, 60S है मैम और 40S है। और वाइल दैट ऑफ 70S राइबोसोम आर 50S एंड 30S, और वही मैम जो 70S राइबोसोम है उसकी 2 सब यूनिट है 50S और 30S, ठीक है मैम। हियर एस, अब देखो एस यहाँ पे क्या मैंने बताया ना, इनको ऐड नहीं करना, तो यहाँ पे एस जो हम बोल रहे हैं मैम 80S 70S, ये यहाँ पे एस है क्या, अभी एनसीईआरटी बता रही है। हियर एस इज स्वैडबर्ग्स कोफिशिएंट या स्वैडबर्ग्स यूनिट। एस का मीनिंग क्या है मैम, यहाँ पे एस का मीनिंग है स्वैडबर्ग्स यूनिट या फिर स्वैडबर्ग कोफिशिएंट, स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस किसको स्टैंड करता है, एस का मतलब क्या, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। देखो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन का, उसमें क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ देते हैं उसको ना उसके वेट के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उस साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो चीज़ें सेट हो जाती है, एक लेयर बन जाती है फिर दूसरी लेयर बन जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे एस किसको मेजर करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, और ये किसको इनडायरेक्टली मेजर करता है, इनडायरेक्टली वर्ड ध्यान रखना, डायरेक्टली नहीं ध्यान रखना, इनडायरेक्टली किसको मेजर करता है, डेंसिटी को और साइज को। मैंने बताया था डेंसिटी और साइज के अकॉर्डिंग होता है ये, तो डेंसिटी को और साइज को इनडायरेक्टली मेजर करता है कौन, एस स्वैडबर्ग्स कोफिशिएंट या स्वैडबर्ग यूनिट, जो किसको स्टैंड करता है मैम, जो स्टैंड करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। और ये इनडायरेक्टली वर्ड ध्यान रखना, बट एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, आपको डायरेक्टली लिख के देखा स्टेटमेंट, उसको गलत बनाना होगा। तो बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, हमने देख लिया दोनों 2 सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। 80S की 2 सब यूनिट है, 60S और 40S, 70S की 2 सब यूनिट है, 50S और 30S। अब फटाफट से कंपाइल कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, राइबोसोम 10 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे। मैम सबसे पहले हमने आज एक टॉपिक देखा मैम राइबोसोम को मैम जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, सबसे पहले जॉर्ज पैलेट नाम का एक महान आत्मा थी, साइंटिस्ट था जॉर्ज पैलेट, इसलिए ना राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पैलेट पार्टिकल कौन से ऑर्गेनल को बोलते हैं, तो पैलेट पार्टिकल राइबोसोम को बोला जाता है, क्योंकि राइबोसोम की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया था, जॉर्ज पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने किया था।
तो मैम जॉर्ज पैलेट नाम का एक साइंटिस्ट है, 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसने एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखा, पार्टिकल लाइक डेंस स्ट्रक्चर को देखा। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है मैम राइबोसोम। मैम राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एटीएस और 70S। मैम एटीएस राइबोसोम मिलेगा यूकैरियोटिक सेल में, वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा मैम 70S। दोनों के दोनों राइबोसोम मैम दो सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, एक लार्जेस्ट सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है। मैम एटीएस जो है वो 60S और 40S से मिलकर बना हुआ है, वहीं मैम जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70S वो 50S और 30S से मिलकर बना हुआ है। मैम यहाँ पे जो S है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, स्वेडबर्ग यूनिट है इसका मतलब, और ये किसको स्टैंड करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को, जो इनडायरेक्टली मैम इनडायरेक्टली किसको मेजर करता है, डेंसिटी को और साइज को मैम। ठीक है मैम। मैम जो राइबोसोम है उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी मैम, और ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल में मिलेगा मैम। और मैम ये किससे मिलकर बना हुआ है, RNA प्लस प्रोटीन, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड और कुछ प्रोटीन मिलकर क्या बना लेते हैं मैम, एक राइबोसोम बना लेते हैं। इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है मैम, हमने डायग्राम भी देख लिया, हो गया राइबोसोम खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एनसीईआरटी में, कहती है साइटोस्केलेटन। देखो नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का साइटोस्केलेटन, और ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू आ चुका है इस पे भी, थोड़ा टाइम पहले भी 2-4-5 सालों के अंदर ही साइटोस्केलेटन पे पीवाईक्यू पूछा हुआ है नीट में। अब ध्यान रखते हैं, इतना ही टॉपिक, इतना ही पैराग्राफ है साइटोस्केलेटन के बारे में। देखो साइटोस्केलेटन, साइटो जो वर्ड है हम पढ़ेंगे बायो में, हमें ध्यान रखना हमेशा, साइटो वर्ड हमेशा बायो में सेल के लिए यूज होता है, और स्केलेटन का मतलब है ढांचा। मतलब जैसे देखो स्केलेटन का मतलब होता है, हम स्केलेटन सिस्टम भी पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, हमारे स्केलेटन सिस्टम को मेरी डिटेल में पढ़ा, ह्यूमन के स्केलेटन सिस्टम को, जो 206 बोन से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर बोल सकते हैं हमारी बॉडी का एक पोस्चर प्रोवाइड करता है, पूरा हमें मेंटेन करके रखता है हमारे, नहीं तो हम ऐसे बिखर से जाते हैं ना, अगर पूरा हमारा ढांचा नहीं होता, हड्डियों का कंकाल नहीं होता तो। वैसे ही एक सेल के अंदर कुछ ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं एक सेल का हम बोल सकते हैं शेप को मेंटेन करके रखते हैं। तो साइटो का मतलब हो गया सेल, स्केलेटन का मतलब वही हो गया कि एक ढांचा हो गया जो क्या करता है कि सेल के शेप को प्रॉपर मेंटेन करके रखता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो मैम नाम से कुछ समझ में आया। अब एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन से बहुत बार क्वेश्चन आता है। एन इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस, एक सेल के अंदर फिलामेंटस ऐसे नेटवर्क का, एन इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। मैम ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, ये फिलामेंट जो किससे मिलकर बने हुए हैं मैम, प्रोटीन से। ये पूछ लेता है एग्जामिनर की, जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये हम पढ़ेंगे, 3 टाइप के साइटोस्केलेटन होते हैं, तो ये किससे मिलकर बने हुए हैं, ये प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड, देखो कंसिस्टेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। 3 टाइप के साइटोस्केलेटन में देखेंगे, 3 चीजें मिलेगी साइटोस्केलेटन में। एक तो मिलेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, नेक्स्ट पेज में समझा देती हूँ। जो साइटोस्केलेटन है मैम एनसीईआरटी में ध्यान रखना है, बस जो बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई मैम, इसमें 3 चीजें मिलेगी। क्या क्या कंसिस्ट करेगा साइटोस्केलेटन, एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक रहेगा मैम माइक्रो फिलामेंट, मैम एक इंटरमीडिएट फिलामेंट या फाइबर्स लिखा होगा एनसीईआरटी में ना। तो ये 3 चीजें कंसिस्ट करती है मैम साइटोस्केलेटन को। साइटोस्केलेटन मैम किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से। ये बात ध्यान रखिए, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है मैम। एक बात एनसीईआरटी में लिखी हुई जो हमने देखी, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में साइटोस्केलेटन के बारे में, देखो साइटोस्केलेटन के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैम, एन इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस। किसका नेटवर्क है, फिलामेंटस का। किसका नेटवर्क है मैम, फिलामेंट का नेटवर्क। और वो फिलामेंट किससे मिलकर बने हुए मैम, वो फिलामेंट जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। और इनमें क्या कंसिस्ट करेंगे मैम साइटोस्केलेटन में, 3 चीजें, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है मैम। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर टू एज साइटोस्केलेटन। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे मैम, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, और इन सभी को मिला के कलेक्टिवली हम क्या बोल देंगे मैम, साइटोस्केलेटन बोल देंगे। एक बात हमें साइटोस्केलेटन के बारे में इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। फिर साइटोस्केलेटन के 3 फंक्शन जो एनसीईआरटी में, तीनों फंक्शन एक बार नीट में पूछे थे कि साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है। तीनों फंक्शन लिख दिए 3 स्टेटमेंट में, और लास्ट में शायद ऑप्शन था डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी लगा कहने था मैं, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव उसके क्या थे, ऑप्शन सही थे। तो देखो 3 फंक्शन में ध्यान रखते हैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। द साइटोस्केलेटन इन ए सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शंस। मैनी में हमें 3 ही ध्यान रखने हैं, सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, सच एज
फर्स्ट फंक्शन क्या है मैम, फर्स्ट फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। फर्स्ट फंक्शन क्या है मैम, मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे मैंने बताया ना सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। सेकंड है मोटिलिटी, सेल में जो मोटिलिटी होती है उसमें हेल्प करता है मैम। और थर्ड फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द शेल, शेप ऑफ द सेल, सेल का जो शेप है उसे मेंटेन करके रखता है। तीन फंक्शन है। फर्स्ट तो क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, फर्स्ट फंक्शन क्या है मैम, मैकेनिकल सपोर्ट। आप खुद से अपने हाथों से लिखोगे तो आपको याद होगा। सेकंड फंक्शन है मैम, मेंटेन करना सेल की शेप को, मेंटेनेंस द शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल, सेल की जो शेप है उसे मेंटेन करना। थर्ड फंक्शन क्या दिया एनसीईआरटी में यहाँ पे, कोई मोटिलिटी, सेल की जो मूवमेंट होती है, सेल की जो मोटिलिटी होती है उसमें हेल्प करना। तीन फंक्शन साइटोस्केलेटन में तीन ही चीजें ध्यान, दो ही बातें ध्यान रखनी। एक तो उसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। डेफिनेशन में क्या ध्यान रखना है कि एन इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस है जो किससे उनके अपना प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। क्या क्या कंसिस्ट करता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएटरी फाइबर्स, इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स, जो जिनको कलेक्टिवली मिला के हम क्या बोल देते हैं, साइटोस्केलेटन बोल देते हैं। तीन फंक्शन ध्यान रखने हैं, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, एक मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है और एक क्या करता है, सेल का जो शेप है उसे मेंटेन करके रखता है। ठीक है, यहाँ पे साइटोस्केलेटन हमारा होता है खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में, नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में सीलिया एंड फ्लैजिला। देखो नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में क्या दिया, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सीलिया एंड फ्लैजिला और उसका ये डायग्राम है। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर डायग्राम को भी समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी में लिखा क्या हुआ सीलिया फ्लैजिला के बारे में। देखो टॉपिक का नाम है मैम सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया का सिंगुलर क्या होता है, सीलियम, बात ध्यान रखनी है। फ्लैजिला का सिंगुलर क्या होता है, फ्लैजिलम, यूएम लगा देंगे, अम लगा देंगे। सीलिया के आगे आईयूएम लगा दिया तो सीलियम बन गया, सिंगुलर बन गया। फ्लैजिला के आगे आई एलयूएम लगा दिया, इसके आई मिल गया, यूएम ही लगाया तो क्या बन गया, फ्लैजिलम बन गया। तो ध्यान रखना है कि सीलिया का सिंगुलर है मैम सीलियम, फ्लैजिला का सिंगुलर है मैम फ्लैजिलम। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ, कैसी ग्रोथ है मैम, हेयर लाइक आउटग्रोथ है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखो क्या होता है कि मान लो सेल है, सेल की क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी बाहर वाली बाउंड्री जो की, और उससे ऐसे हेयर लाइक ग्रोथ निकली होगी, उससे हम क्या बोलेंगे, सीलिया और फ्लैजिला बोलेंगे। सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस होता है। सीलिया जो होते हैं वो नंबर में ज्यादा होते हैं और छोटे होते हैं, फ्लैजिला नंबर में कम होते हैं और क्या होते हैं, बड़े होते हैं। देखो एनसीईआरटी भी बोल रही है, देखो सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ठीक है मैम, है तो दोनों ही हेयर लाइक आउटग्रोथ, बट एक ही हेयर लाइक आउटग्रोथ जो है सेल मेम्ब्रेन की वो छोटी है और एक हेयर लाइक आउटग्रोथ जो है वो सेल मेम्ब्रेन की बड़ी है। देखो जब मान लो ये एक डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है, एक डायग्राम और बनाया, तो सीलिया होंगे ना, क्या होंगे, नंबर में ज्यादा होंगे और ऐसे छोटे छोटे हेयर से निकले होंगे सेल से, तो ये तो क्या होगी, सीलिया होगी। वहीं जो फ्लैजिला होंगे ना, नंबर में कम होंगे, ऐसे बड़ी बड़ी सी आउटग्रोथ होगी, ये क्या होगी, फ्लैजिला होगी। बट जब हम इनको काटेंगे ऐसे, इनका इंटरसेक्शन देखेंगे, मान लो कोई चीज है ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको जब हमने काट के उसका अंदर से इंटरसेक्शन देखा तो सीलिया का और फ्लैजिला का इंटरसेक्शन दोनों का सेम होता है। मतलब इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इनका जो इंटरनल सेक्शन है वो तो सेम है, बट इनके बस जो आउटर मतलब हम देखें आउटर जो अपीयरेंस है ना उसमें ही डिफरेंस है कि सीलिया छोटा है और नंबर में ज्यादा है, फ्लैजिला बड़ा है नंबर में कम है। बट इनका जो इंटरसेक्शन होगा, हम इसको जब काट के देखेंगे ऐसे, मान लो ये सीलिया है, मान लो ये फ्लैजिला और ये छोटा सीलिया है, दोनों को जब मैंने काटा तो अंदर से जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है मैम, ध्यान रखेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि सीलिया और फ्लैजिला क्या आउटग्रोथ है, हेयर लाइक आउटग्रोथ है, सिंगुलर सीलियम होगा, फ्लैजिला का सिंगुलर फ्लैजिलम होगा और सेल मेम्ब्रेन से निकली ये आउटग्रोथ है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द आइदर ऑफ सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। देखो और क्या होते हैं, जो नाव में चप्पू नहीं चलाते हम, नाव को चलाने के लिए वो होती है ना हैंडल सा, वो लकड़ी का बना होता है जिससे पानी आगे पीछे जाता है, तो वैसे ही सीलिया किसकी तरह वर्क करता है, लाइक और वर्क करता है। और सीलिया क्या करेगा, दो काम करेगा, एक तो सेल की मूवमेंट में भी हेल्प करेगा, सीलिया और फ्लैजिला का मूवमेंट है, और सेल के बाहर जो सराउंडिंग में फ्लूइड है उसकी भी मूवमेंट करवा सकता है। तो ध्यान रखना है कि सीलिया किसकी तरह वर्क करता है, लाइक और वर्क करता है, और ये दोनों मूवमेंट करवाएगा, सेल की खुद की मूवमेंट भी करवाएगा और सेल के बाहर जो सराउंडिंग में फ्लूइड है उसकी मूवमेंट भी करवाएगा। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, फ्लैजिला क्या होंगे, कंपेयर में लॉन्गर होंगे, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। और फ्लैजिला किसकी मूवमेंट में हेल्प करेंगे, एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिखा सेल की मूवमेंट में, जैसे यहाँ पे इसमें लिखा है ना सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट में, वैसे फ्लैजिला के बारे में नहीं लिखा। तो मैं ध्यान रखना, फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ सेल की मूवमेंट करवाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वहीं जो सीलिया वो सेल की मूवमेंट भी करवाएगा और सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट भी कराएगा, और किसकी तरह काम करेगा, लाइक वर्क विद लाइक ओर्स की तरह काम करेगा, ठीक है मैम। और जो फ्लैजिला होगा वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा, लॉन्गर होगा, सीलिया छोटा होगा। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस फ्लैजिला, हमने सीलिया फ्लैजिला हमने उसमें भी पढ़ा था
किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। उसमें हमने दो चीज़ और भी पढ़ी थी, फिम्ब्री और पिलाई। जो फिम्ब्री और पिलाई था उनका मूवमेंट में कोई भी रोल नहीं था। वैसे ये एनसीईआरटी क्या बोल रही है, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस फ्लैजिला बट देर आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। फ्लैजिला हमें उसमें भी देखा था, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजिला हम पढ़ रहे हैं, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, हमें ध्यान रखना है। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि प्रोकैरियोटिक सेल भी प्रोसेस करता है फ्लैजिला को, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है किससे, यूकैरियोटिक सेल से, सॉरी यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। अभी तक देखो हमने एक जो पैराग्राफ पढ़ा है एनसीईआरटी में सीलिया फ्लैजिला, इसमें क्या पढ़ा एक बार फटाफट से दोबारा से रिकैप करते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमने एक बात पढ़ी कि मैम सीलिया और फ्लैजिला है, दो चीजें पढ़ रहे हैं हम। सीलिया का सिंगुलर होगा मैम सीलियम, फ्लैजिला का सिंगुलर होगा मैम फ्लैजिलम। दोनों की दोनों हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया मैम छोटे होंगे और ये किसकी तरह काम करेंगे मैम, वर्क विद लाइक ओर्स, और क्या करेंगे मैम, सेल की मूवमेंट भी कराएंगे और सेल के बाहर जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसकी मूवमेंट भी करवाएंगे। वहीं मैम जो फ्लैजिला है वो क्या होगा, कंपैरेटिवली लॉन्गर होगा और क्या किसकी मूवमेंट करवाएगा मैम, सेल की मूवमेंट करवाएगा। ठीक है मैम, फिर एनसीईआरटी एक लाइन और लिख रही है कि एनसीईआरटी बोल रही है कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी हमने फ्लैजिला पढ़ा था, यस मैम हमने पढ़ा था, और यूकैरियोटिक सेल में भी हम फ्लैजिला पढ़ रहे हैं, यस मैम, बट दोनों के दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चर में डिफरेंस रखते हैं किससे, यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। और वहीं हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात पढ़ी थी, आपको याद है, ऐसी बातें जब आई ना डिफरेंस और ये स्ट्रक्चर करके तो माइंड में आपको क्लिक करना चाहिए। ऐसी की किसी बात हमने एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ी थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में, ये बात आपको माइंड में रखनी है। और वहीं जो फ्लैजिला होता है दोनों में वो डिफरेंस होता है। ठीक है मैम, अब आगे पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से हमने क्या देखा सीलिया फ्लैजिला में, अब वो देखते हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने क्या किया, सेल की स्टडी की है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ अ सीलियम और द फ्लैजिलम शो दैट द कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात ध्यान रखनी है, अभी हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था राइबोसोम, राइबोसोम के बाहर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं थी, बट सीलिया और फ्लैजिलम जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया तो हमने देखा कि इन दोनों के बाहर क्या प्रेजेंट है मैम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो कि किससे कवर है मैम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। Their core called the axoneme possess a number of microtubules running parallel to the long axis। देखो क्या होता है माइक्रो, ये देखो मान लो मैंने बनाई एक फ्लैजिला, ये फ्लैजिला है ठीक है, इस फ्लैजिला के अंदर क्या होंगी, छोटी छोटी ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, ऐसी बहुत सारी। थोड़ी मैं ना फ्लैजिला को थोड़ा सा मोटा बना के दिखा रही हूँ। मान लो ये फ्लैजिला है, ये क्या फ्लैजिला, और इस फ्लैजिला के अंदर ऐसे ऐसे क्या है, पैरेलली अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब मान लो ये अब मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, अब कट करने के बाद जब मैं इसे देखूंगी तो अब इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगी, पीछे फ्लैजिला जा रही है, कट के वो फ्लैजिला है, इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है मुझे ऐसे दिखेगी गोल गोल, क्योंकि पीछे पीछे तक जा रही है, बट मैंने इनको कट कर दिया तो मुझे ऐसी नजर आएगी ना, तो ये वही बात है। तो हमें बताना है, अब हमें स्ट्रक्चर बता रहा है फ्लैजिला की एनसीईआरटी कि हमने जो माइक्रोस्कोप से देखा, काट मान लो ये फ्लैजिला, अब इसको काट दिया मैंने, ये फ्लैजिला है, इसको काटने के बाद में जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो मुझे किस टाइप की स्ट्रक्चर दिखी, वो क्या करिए एनसीईआरटी बता रही है। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि सबसे पहले तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है मैम। दियर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम, जो कोर होता है मतलब जो अब हम डायग्राम देखेंगे, कोर their core called the axoneme possess a number of microtubules running parallel to the long axis. The axoneme usually has 9 doublet of radially arranged peripheral microtubules। देखो पहले डायग्राम में देख लो, डायग्राम क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट पार्ट्स। ये किसका सेक्शन है, ये सीलिया फ्लैजिला का सेक्शन है। ये कैसे सीलिया थी, मान लो ऐसे एक फ्लैजिला था, हमने उनको कट कर दिया, अब उनका हम इंटरसेक्शन देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखा तो ऐसे देखा, फिर हमने खुद से हाथ से क्या किसी ड्रॉ किया तो ऐसी स्ट्रक्चर है। ठीक है मैम, इतना एनसीईआरटी बोल रही है। ठीक है मैम, अब देखते हैं क्या होता है डायग्राम में। सबसे पहले तो ये बाहर जो ग्रीन कलर से बनाई हुई ये क्या अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, क्यों, क्योंकि जो ये सीलिया फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर। मैम सबसे पहले हमें एक नाम समझ में आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों लिखा है। उसके बाद में हमने क्या दिखा था कि ये जो इसका कोर होगा उसको क्या बोलेंगे मैम, एक्सोनिम बोलेंगे। कोर को क्या बोलेंगे मैम, एक्सोनिम बोलेंगे। और इसमें क्या थी, पेरिफेरल 9 डबलेट ट्यूब्यूल्स। देखो 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9। अब ये काउंट करी तो कितनी है, 9 है पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स। और ठीक है मैम, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे पीछे तक जाएगी। जब हमने तो इसका इंटरसेक्शन काट दिया तो हमें ऐसे गोल गोल नजर आ रही है, बट ये पूरी अगर फ्लैजिला पीछे तक होगा तो ये पीछे तक ऐसे पैरेलल जाएगी। ठीक है मैम, कितनी है मैम, 9 है, हमने काउंट करके भी देख लिया। पेरिफेरल है मैम, पेरिफेरी की तरफ है 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स और डबलेट है, क्योंकि एक 9 है तो इसमें टोटल 18 होगी ना, क्योंकि डबलेट है। ठीक है मैम, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद में देखते हैं क्या बोल रही है एनसीईआरटी। अब डायग्राम देखते हैं। ठीक है मैम, बीच में क्या होती है कि 2 इंटर डबलेट ब्रिज होती है। ये देखो 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, वो किससे कनेक्ट है मैम, आपस में कनेक्ट है, और इनके बाहर एक कवरिंग है मैम, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल शीथ। खुद से डायग्राम बना के देखो। सबसे पहले मैम हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना ली, ये सीलिया फ्लैजिला है, 9 डबलेट है मैम, 9 बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसको मार्क कर दे मैम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम डायग्राम ऐसे बना के आएंगे, अगर कोई बोर्ड का बच्चा देख रहा है उसके पेपर में आ जाए। ये क्या मैम, पेरिफेरल माइक्रो ट्यूब्यूल्स, और ये है कैसी मैम, डबलेट है। ठीक है मैम, इतना समझ जाएंगे। फिर मैम क्या होता है कि बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनको हम क्या बोलेंगे मैम, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, आप खुद से मार्क करो, खुद से लिख लेना। ठीक है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गई। जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये बाहर कवर होगी किससे, सेंट्रल शीथ से। इनके बाहर क्या मिलेगी, कवरिंग मिलेगी, जिसे हम बोलेंगे सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ। मैम ये दोनों आपस में कनेक्ट भी होगी। ठीक है मैम ये जो 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये खुद भी कनेक्ट होगी ऐसे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंटर डबलेट लिंकेज। इंटर डबलेट, 2 डबलेट के बीच में क्या लिंकेज है, इंटर डबलेट लिंकेज। ठीक है मैम ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं 9 पेरिफेरी, ये क्या होगी, इस सेंट्रल शीथ से भी क्या होंगी, अटैच होगी। इनका जो अटैचमेंट है इसे बोलेंगे रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। इतने सारे नाम हमें ध्यान रखने हैं। वापिस से एक बार डायग्राम बनाएंगे, फिर आपको ध्यान में आएगा, खुद से समझ में, खुद से एनसीईआरटी में मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। एनसीईआरटी में नहीं, प्रिंट कॉपी में ड्रॉ करो, एनसीईआरटी में नहीं ड्रॉ करना। देखो मैम, सबसे पहले मैम बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैम। ठीक है मैम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर। मैम फिर 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स बनानी है तो बनाओ, 4 5 6 7 8 9। मैम ये क्या बन गई, डबलेट है मैम, ये पेरिफेरी है मैम, पेरिफेरल मैम माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है मैम, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स बना ली। फिर मैम हमने देखा था कि बीच में भी 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वो कनेक्ट है मैम। उनके बाहर हमें एक शीट देखने को मिली जिसका नाम है सेंट्रल शीट। तो इसका शीट का नाम लिख दो मैम, सेंट्रल शीट जो कवरिंग है मैम। और मैम ये क्या है, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैम ये जो डबलेट बनाए हैं ना मैम, ये डबलेट ऐसे जो, ये देखो अलग कलर से बना रही मैम, ये खुद कनेक्ट होंगे ऐसे, इनके बीच में क्या कनेक्शन है ऐसे। ये क्या मैम, ये है इंटर डबलेट लिंकेज। मैम 2 डबलेट के बीच में क्या मैम, ये लिंकेज है मैम। ये सेंट्रल शीथ से भी कनेक्ट है मैम। इनका जो कनेक्शन है मैम इसे बोलेंगे रेडियल स्पोक। यहाँ पे लिख रही हूँ, ये जो कनेक्शन है इसे क्या बोलेंगे, रेडियल स्पोक। ठीक है, डायग्राम आपको खुद से हाथ से बनानी है। किसका डायग्राम है, सीलिया फ्लैजिला का इंटरसेक्शन है। देखो आप एनसीईआरटी से देखें, देखो बाहर मैम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी इन्होंने। ये मैम ये जो इन्होंने बनाई ये पेरिफेरी माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट बना दी मैम इनके बीच में 2 डबलेट के बीच में मैम ये जो लिंकेज बनाए मैम, ये इंटर डबलेट लिंकेज बना दी इन्होंने।
ठीक है मैम। ये जो ग्रीन कलर से इसमें बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, क्या मैम, ये इंटर डबलेट लिंकेज है मैम। मैम ये बाहर जो रेड कलर से इन्होंने बनाई है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के आगे, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स की मैम जो बाहर कवरिंग है मैम वो क्या सेंट्रल शीथ है। और मैम ये देखो, इरेज करके दिखाऊँ आपको कि मैम ये जो डबलेट हैं ये सेंट्रल शीथ से भी अटैच है। किसकी हेल्प से? रेडियल स्पोक की हेल्प से। तो कितने नाम? 1 2 3 4 5 6 नाम आपको ध्यान रखने किसमें? सीलिया फ्लैजिला के डायग्राम में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटर डबलेट लिंकेज ध्यान रखना है, रेडियल स्पोक ध्यान रखना है, सेंट्रल शीथ ध्यान रखना है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल और पेरिफेरी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कैसी डबलेट है। अब देखो 9 तो पेरिफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल्स और 2 बीच में है, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सीलिया और फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा है। 9+2 है, 9 तो पेरिफेरी में और 2 कहाँ है? सेंटर में। ये 9 का है, ये पेरिफेरी में और 2 कहाँ है? सेंटर में। ठीक है मैम अब एनसीईआरटी से रीड करते हैं इसकी जो थ्योरी है वो। क्या लिखो एनसीईआरटी में? द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलियम ऑफ फ्लैजिला शो दैट द कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है मैम। दियर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम, इसकी जो कोर है मैम उसको हमने क्या बोला? एक्सोनिम बोला। पॉजेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसमें क्या मिलेगी? माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेगी। रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, वो कहाँ तक जाएगी? रन करेगी पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस के। ठीक है मैम। द एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरी माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी देखना 9 तो पेरिफेरी में और 2 सेंटर में है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर्ड एज 9+2 अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को हमने क्या बोल दिया? 9+2 अरेंजमेंट बोल दिया। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय ए सेंट्रल शीथ। हमने देखा था जो सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स थी वो आपस में कनेक्ट थी और किससे क्लोज थी? सेंट्रल शीथ से क्लोज थी, which is connected to one of the tubules of each periphery doublet is radial spoke। और जो each periphery doublet थी उनसे किससे कनेक्ट थी? रेडियल स्पोक से कनेक्ट थी, अभी हमने देखा। Thus there are 9 रेडियल स्पोक्स। तो ऐसे 9 डबलेट है तो कितने स्पोक बन जाएंगे? 9 रेडियल स्पोक बन जाएंगे। द पेरिफेरी डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स, और ये खुद भी कनेक्ट थी मैम जैसे हमने डायग्राम बनाया, तो ये जो पेरिफेरी डबलेट है ये खुद भी कनेक्ट है किससे? इंटरलिंकर से या फिर इंटर डबलेट लिंकेज से। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज ऑफ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। अब देखो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? सेंट्रियोल। तो ये जो प्लाज्मा में ये जो सीलिया फ्लैजिला ये किससे इमर्ज होते हैं? हमें ध्यान रखना है इनका इमर्ज किससे होता है? बेसल बॉडी से। और ये बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होती है? मैम सेंट्रियोल की सिमिलर होती है, बात हमें ध्यान रखनी है। फटाफट से मैं सीलिया फ्लैजिला को कंपाइल कर दूँ। सबसे पहले हमने सिंगुलर देखा, सीलिया का सिंगुलर होता है सीलियम, फ्लैजिला का सिंगुलर होता है मैम फ्लैजिलम। दोनों के दोनों हेयर लाइक आउटग्रोथ है, किससे बाहर निकली की? मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकली हुई है, हेयर लाइक आउटग्रोथ है मैम। सीलिया छोटा होता है, शॉर्टर होता है, नंबर में ज़्यादा होगा मैम। और मैम इसकी जो मूवमेंट होगी वो किसकी तरह वर्क करेगा? वर्क विद लाइक ओर्स मैम। और इसकी जो मूवमेंट होगी वो आइदर सेल की भी होगी और सराउंडिंग फ्लूइड की भी होगी। उसकी मैम जो फ्लैजिला है मैम वो कैसा होगा? बड़ा होगा, लॉन्गर होगा। मैम जो फ्लैजिला वो कैसा होगा? मैम लॉन्गर होगा। उसकी जो मूवमेंट होगी वो मैम सेल की मूवमेंट होगी। और मैम फिर हमने देखा कि जो सीलिया फ्लैजिला होते हैं दोनों के दोनों किससे कवर्ड होते हैं? मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ठीक है मैम। फिर एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है कि जो सीलिया फ्लैजिला है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिला था हमें फ्लैजिला, बट उसके जो स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से क्या मैम डिफरेंस है। फिर मैम जो सीलिया फ्लैजिला का हमने इंटरसेक्शन देखा, उसका जो कोर होता है बीच में उसे एक्सोनिम बोलेंगे। उस एक्सोनिम में क्या होगा? 9 डबलेट पेरिफेरी क्या होगी? माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी जो पैरेलली पूरी फ्लैजिला में फैली होगी, पैरेलल तक जाएगी लॉन्ग एक्सिस तक। ठीक है मैम। ये जो 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं कनेक्ट होगी एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ इंटर डबलेट लिंकेज। मैम 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरी में है, बीच में भी हमें 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगी जो कनेक्ट होगी लिंकर से, और उनके बाहर इनक्लोजिंग होगी मैम किसकी? सेंट्रल शीथ की। मैम जो 9 डबलेट पेरिफेरी माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो सेंट्रल शीथ से कनेक्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक कितनी हो जाएंगे मैम? 9 रेडियल स्पोक हो जाएंगे। इतना ही स्ट्रक्चर दिया हुआ था एनसीईआरटी में उसका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, रेडियल स्पोक आ गए, इंटर डबलेट लिंकेज आ गया, पेरिफेरी माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गई डबलेट में, सेंट्रल शीथ आ गई और 2 सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गई। बस इतनी बात थी एनसीईआरटी में आई थिंक। और हमें ध्यान रखना है कि इनका इमर्ज किस होता है? लास्ट वाली लाइन ध्यान रखनी है कि जो इमर्ज होता है फ्लैजिला का वो किससे होता है मैम? बेसल बॉडी से होता है। बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर किससे होती है? किससे मैच करती है मैम? सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल लाइक देखो लिखा है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी।
सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर है, मैम बेसल बॉडी, उससे इमर्ज करता है कौन, सीलियम और फ्लैजिला। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। फिर हम देखेंगे कि मैम सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसमें कौन सी अरेंजमेंट ध्यान रखनी है, 9+2 किसमें, सीलिया और फ्लैजिला में। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो मुझे। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े मैम, राइबोसोम पढ़ा, साइटोस्केलेटन पढ़ा और सीलिया फ्लैजिला पढ़ा। डायग्राम जो दी थी एनसीईआरटी से देखिए, सबकी थ्योरी पढ़ी। और आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। आप जो चेंजेस चाहते हो, आपको समझ में नहीं आया कि मैम आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, या फिर आपकी कोई और क्वेरी है नीट के अराउंड तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मेरी जो वीडियो है आपको पता चल जाए। थैंक यू और अच्छे से पढ़ाई करो।